नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिकरण तथा उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में चौथी रैंक अर्जित की है। स्टार्टअप यूर बिजनेस इन 30 डेज हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों से आवश्यक सम्मतियां एवं अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्रदान की जाएगी। अटल प्रोग्रेस वे के मार्ग में औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस वे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। विमानन प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमानन सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत निजी वैमानिक संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरों से देश के अन्य शहरों के लिए विमानन सेवाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरो स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों को संचालित करने तथा एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी आदि सुविधाएं विकसित करने की योजना उड्डयन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु रीवा, दतिया, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना एवं सिवनी हवाई पट्टियां निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमतियां प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास कर विश्व के मानचित्र में मध्य प्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराने हेतु होम स्टे एवं ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से सप्ताहांत पर्यटन एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजनों तथा निजी निवेश के पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए कार्य किया जा रहा है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्रवाई प्रचलन में है। जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस भावना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हो को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है। दैनिक उपयोग के अनेक उत्पादों को सम्मिलित करते हुए विंध्या वैली ब्रांड को विस्तारित किया गया है। प्रदेश में हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत ग्रामोद्योग के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रांड कबीरा एवं विंध्या वैली को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी ने शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारत सरकार ने ऐसे विक्रेताओं की सहायता हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि प्रारंभ की है। इस योजना में 10,000 के बैंक ऋण पर 7% ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने निर्णय लिया है कि 7% के ऊपर शेष ब्याज भुगतान जो हितग्राही द्वारा किया जाना अपेक्षित है का भुगतान हितग्राही के बजाय राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेता व्यवसायों की सहायता हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा देय संपूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अब तक लगभग 2,69,000 शहरी पथ विक्रेताओं तथा 1,31,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में प्रथम 3 राज्यों में हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
रोजगार सृजन की दृष्टि से कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष प्रदेश के ITI, पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की स्ट्राइव योजना अंतर्गत प्रदेश की 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। प्रदेश की 10 संभाग स्तर की ITI को मेगा ITI के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर अधोसंरचनात्मक सुधार किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नवीन रेत नीति के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया से खदान आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था संचालित की जा रही है। रेत खदानों के संचालन से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1400 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना अनुमानित है। हमारी सरकार ने गौण खनिज नियमों में संशोधन कर 31 गौण खनिजों के लिए निजी भूमि पर भूमि स्वामी अथवा उसके सहमति धारक को अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्खनन पट्टा आवेदन के आधार पर स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की अधोसंरचना उपलब्ध कराना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर ग्रामीण आमदनी को बढ़ावा हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के 500 एवं आदिवासी क्षेत्र के 250 से अधिक आबादी की बसाहटों जो सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है नहीं है को 12 डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाना लक्षित है। उल्लेखनीय है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता एवं लंबाई की दृष्टि से देश में प्रदेश अग्रणी है। इस योजना में वर्ष 2020-21 में लगभग 2092 किलोमीटर सड़क एवं 208 बृहद पुलों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में लगभग 5200 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम एवं आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी के ग्रामों की 12 एकल संपर्कता की उपलब्धता के उद्देश्य से प्रारंभ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किया जा रहा है। इस वर्ष 1000 किलोमीटर से अधिक ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण पूर्ण कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में लगभग 800 किलोमीटर सड़क डामरीकरण एवं 250 किलोमीटर दोहरी संपर्कता के नवीन मार्गों के निर्माण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 3,80,000 परिवारों को 33,000 महिला स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। जहां वर्ष 2019-20 में समूहों को बैंक से मात्र 297 करोड़ का वित्त पोषण किया गया, वहीं वर्ष 2021 में अब तक लगभग 4 गुना बढ़ाकर 1,165 करोड़ का वित्त पोषण किया जा चुका है। 66,592 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के सभी ग्रामों को ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्य कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 18,00,000 आवास निर्मित किए जा चुके हैं तथा 6 लाख आवास निर्माणाधीन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वर्ष 2019-20 में 8 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया था। वर्ष 2020-21 में श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत 37 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया। इस वर्ष 59,12,000 जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा 31 करोड़ 44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया तथा मजदूरी एवं सामग्री मद में कुल रुपये 7,800 करोड़ से अधिक भुगतान किया गया।
हमारी सरकार नगरीय क्षेत्र में विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। नगरीय निकायों को वर्ष 2020-21 में दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को 560 करोड़ बढ़ाया जाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 1,500 करोड़, अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यों के लिए 1,000 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास हेतु 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए वर्ष 2021-22 में 262 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इंदौर एवं भोपाल ने बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान कर स्वच्छता के क्षेत्र में क्रमशः भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर एवं सर्वश्रेष्ठ स्वसमहीन स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य नगरों द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रदेश की समेकित रैंकिंग में सुधार आया। हमारी सरकार प्रदेश के नगरों में एडीपी, विश्व बैंक, KfW, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार यातायात, पेयजल एवं सीवरेज जैसी अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध हेतु वित्त मंत्री जी, भोपाल का मास्टर अनेक प्लान नवाचार किए हैं। उस पे कहीं कोई शब्द नहीं है आपका। जैसे भूमिहीन परिवारों को लोन जब मिलेंगे जब आवास हेतु, होगा। नगरीय निकायों को मिश्रित भू उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराना, नगरीय निकायों से समन्वय कर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराना तथा गरीब निर्माण श्रमिकों को 1 लाख तक के अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करना। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें नवाचार तकनीक से आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जनवरी 2021 को किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी सिटी स्मार्ट रैंकिंग में हाल में भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान तथा प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में बिगड़े वनों का एक बड़ा क्षेत्रफल है, जिसमें सुधार होने से न केवल वनवासियों की आय बढ़ेगी बल्कि हमारा हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। बिगड़े वनों के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु लगभग 5,000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अगले 3 वर्षों में सक्रिय किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सूक्ष्म वन प्रबंधन योजना तैयार की जाकर विदोहन के कार्य में हुए लाभ को इन समितियों से साझा किया जाएगा। प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय आबादी की आय का एक प्रमुख जरिया महुआ, चिरौंजी जैसे लघु वनोपज है। संग्रहण कार्य में सीमित आय होती है। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य मिले, इस हेतु उन्हें प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वन्य प्राणी पर्यटन का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के 4 नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा में बफर में सफर तथा नाइट सफारी की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम जनता को नागरिक सेवाएं संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं सहजता से समय सीमा में प्राप्त हो जाए, यही सुशासन है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ध्येय हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य देश का प्रथम राज्य है जहां नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं प्रदाय करने की कानूनी गारंटी दी गई है। इस हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसील स्तर पर कुल 426 लोक सेवा केंद्र पीपीपी मॉडल पर संचालित हैं। अधिनियम के अंतर्गत 550 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 258 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। अब तक 7 करोड़ 27 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन कर मान्य अनुमोदन डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया गया है।
अब चिन्हित सेवाएं प्राप्त करने संबंधी आवेदन यदि तय समय सीमा में निराकृत न हो तो नागरिकों को पोर्टल से स्वतः ऐसी सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे। माह दिसंबर 2020 में 181 सीएम जनसेवा योजना का शुभारंभ किया गया। अब कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी एवं नक्शा मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के बेहतर उपयोग से प्रदेश में नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एकत्व कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे शासकीय सेवाओं के प्रदाय में बार बार नागरिकों से दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2021 के शासकीय कैलेंडर एवं डायरी को डिजिटल रूप से जारी किया गया। ई ऑफिस के माध्यम से कोविड की परिस्थितियों में शासकीय कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सदन में डिजिटल पद्धति से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे संबोधन के पश्चात यह बजट एमपी शासकीय डायरी ऐप में भी उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी प्रयास पेपरलेस सरकार की अवधारणा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त नागरिक सेवाओं को एकीकृत कर एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण निर्मित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब इसे एक मिशन के रूप में क्रियान्वित करने का संकल्प है। इस दिशा में प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक जन चेतना के माध्यम से भी महिला अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इसकी वार्षिक थीम का विषय है लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए व व्यवहार को बढ़ावा देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। बच्चों का घर से लापता होना एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारी सरकार ऐसे लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि माफियाओं से प्रदेश को मुक्त कराकर शांति व सुचिता का वातावरण बनाया जाए। इस हेतु प्रदेश में माफिया तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। भू माफियाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से किए गए कब्जे की लगभग 3,300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है, जिसका अनुमानित मूल्य रुपये 8,800 करोड़ से अधिक है। यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। हम प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को कानूनी एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में लगभग 4,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करना लक्षित है। प्रदेश की जनता को आपातकालीन पुलिस सहायता तुरंत मिले, इस हेतु डायल 100 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। डायल 100 कॉल सेंटर में कॉलर्स की लोकेशन बेस्ड सिस्टम स्थापित किया गया है। समस्त डायल 100 वाहनों से संपर्क हेतु रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्थापना की गई है। नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता पहुंचाने, उनकी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, राजमार्गों पर दुर्घटना प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता देने के उद्देश्य से डायल 100 तथा सीसीटीवी सर्विलेंस व्यवस्था को और प्रभावी किया जाएगा। अपराध एवं अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए उपलब्ध तकनीकों सीसीटीएनएस एवं सीसीटीवी तथा डायल 100 को एकीकृत किया जाएगा। अपराध नियंत्रण में फेस रिकग्निशन तथा व्हीकल डिटेक्शन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर 112 निश्चित किया गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर 108 एवं पुलिस आपातकालीन सेवा का डायल 100 का 112 से इंटीग्रेशन किया गया है। अग्निशमन सेवाओं का 112 से इंटीग्रेशन कार्य प्रक्रियाशील है। अधोसंरचना कार्यों के अंतर्गत 34 शहरी थाने, 220 अर्ध शहरी एवं ग्रामीण थाने एवं
199 नवीन पुलिस चौकियों के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के उपचार संबंधी मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रुपये 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस कर्मियों को उपयुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से 25,000 आवास गृहों का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। हमारी सरकार राशन कार्डधारियों को सहजता से राशन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में हमने प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी पात्र हितग्राही प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही वह मध्य प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार देश के 30 अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था है। इससे कई वृद्धजन एवं निशक्त जन को कठिनाई हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में लगभग 3 लाख परिवार प्रतिमाह इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को अपनी राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु अधिक दूरी तय न करना पड़े, इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उचित मूल्य की दुकान खोली जाना लक्षित है। नवीन दुकान आवंटन में 1/3 दुकानें महिला संस्थाओं को देने का प्रावधान है। प्रदेश की जनता को सुगमता तथा समय से न्याय मिल सके, इस हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण तथा लीगल क्लिनिक के माध्यम से प्रदेश के गरीब एवं असहाय नागरिकों को न्यायालयीन प्रकरणों में निःशुल्क एवं उपयुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। वाणिज्य करों के लंबित विवादों से व्यवसायियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बकाया समाधान योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत माह जनवरी 2021 तक कुल 22,517 आवेदन प्राप्त हुए एवं रुपये 146 करोड़ 52 लाख की कर राशि जमा कर पात्र प्रकरणों में राहत दी गई। डीजल पेट्रोल के अनेक व्यवसायियों द्वारा जीएसटी के तहत पंजीयन करा लिया गया था, परंतु भूलवश वेट अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं कराया, जिसके कारण दोहरे करारोपण की स्थिति निर्मित हुई। वेट अधिनियम में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया कि उपभोक्ताओं पर दोहरा करारोपण न हो। प्रदेश में पूर्व से प्रचलित भामाशाह योजना को जीएसटी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नए स्वरूप में लाया जाकर राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति के नामांतरण सुगमता से हो, इसलिए संपदा सॉफ्टवेयर द्वारा नगरीय क्षेत्रों की संपत्ति के पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की जानकारी प्रतिदिन नगरीय निकायों से ऑनलाइन साझा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि के पंजीयन की जानकारी पूर्व से ही राजस्व विभाग के पोर्टल से साझा कर नामांतरण की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के किसानों एवं अन्य खाता धारकों के लिए कुशल भू अभिलेख प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु राजस्व प्रशासन में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। समय सीमा तथा सुगमता से कार्य करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भूमि का ऑनलाइन डायवर्शन, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को बंधक रखे जाने की कार्रवाई, भू अभिलेख की नकल, किसान ऐप के माध्यम से स्वयं किसानों द्वारा अपनी फसलों की प्रविष्टि तथा भू अर्जन की कार्रवाई का ऑनलाइन संपादन आदि कार्य प्रारंभ किए गए हैं। सीमांकन प्रक्रिया को सरल एवं त्रुटिहीन करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में कंटिन्यूअस ऑपरेटिव रेफरेंस स्टेशन कोर्स नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। लगभग 3 करोड़ 5 लाख भू अभिलेखों को डिजिटाइज कर ऑनलाइन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगभग 15 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का कार्य प्रगतिरत है। हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी रही है। शासकीय सेवकों को उनके संपूर्ण सेवा काल में 3 उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के निश्चित अवसर प्रदान किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई है। हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए 7वां वेतनमान लागू किया था। इस वेतनमान से संबंधित एरियर्स की तृतीय व अंतिम किस्त के भुगतान के लिए नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एरियर्स की 25% राशि जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया था कि शेष 75% राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाएगा। इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा अभिदाताओं के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 10% इस प्रकार कुल 20% राशि की सरकार ने 3% अभिदाताओं के पेंशन योजना के खाते में जमा की जा रही है। भारत शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14% किया गया। राज्य सरकार अपने नियोक्ता अंशदान की वृद्धि के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगी। पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,37,169 करोड़ तथा राजस्व व्यय 1,58,545 करोड़ अनुमानित है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्षों की तुलना में भारी गिरावट देखी गई है, जिस कारण से राजस्व आधिक्य रखा जाना संभव नहीं है। राजस्व घाटे का पुनरीक्षण अनुमान 21,376 करोड़ अनुमानित है, जो कि जीएसडीपी का 2.25% होगा। राजस्व घाटा होने के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षानुसार मैं एक वक्तव्य सदन के समक्ष पृथक से प्रस्तुत करूंगा। वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त ऋण लेने की सीमा स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रदेश शासन को राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% के ऊपर विशेष केंद्रीय सहायता के 1,320 करोड़ सहित कुल अतिरिक्त ऋण सीमा 19,353 करोड़ स्वीकृत की गई है। उपरोक्त सीमा के अतिरिक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए शेष प्राप्ति में कमी होने को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने क्षतिपूर्ति अनुदान के एवज में 4,542 करोड़ की अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करने की सहमति दी है। इस अतिरिक्त ऋण के मूल एवं ब्याज का पुनर्भुगतान भविष्य के उपकर संग्रहण की प्राप्त होने वाली राशियों में मंत्री जी ये भी बता दें, प्रदेश की जनता पे 2 लाख करोड़ का कर्जा कब तक कर दोगे? परिणामतः राज्य के संसाधनों पर भार नहीं होगा। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान 52,266 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.51% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग का हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के अंतर्गत राज्यों में बंटने वाले केंद्रीय करों में से मध्य प्रदेश के लिए 7.548% की हिस्सेदारी तय की गई थी। मध्य प्रदेश द्वारा 15वें वित्त आयोग को इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अपने मूल ज्ञापन तथा अतिरिक्त ज्ञापन में ठोस तर्क प्रस्तुत किए थे। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए हमारी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.85% निर्धारित की गई है। इस बढ़ोतरी से वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों की लगभग 2,000 करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 1,64,677 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां 64,914 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 52,247 करोड़ अनुमानित है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 11,742 करोड़ तथा केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां 35,774 करोड़ अनुमानित है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019-20 की तुलना में
वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व में लगभग 5.05% की कमी होना संभावित है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 33% अधिक होने का अनुमान है। इस बजट में कोई नवीन कर अधोरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2021-22 के लिए कुल विनियोग की राशि जरा बैट कम कर दीजिए। डीजल पेट्रोल पे 2,41,375 करोड़ कुछ भी नहीं है। आपने अभी 3500 वर्ष करोड़ जो मध्य 2021-22 प्रदेश का के हिस्सा लिए केंद्र से लेना था उसका तो बताया नहीं। 3500 कुल विनियोग की राशि 43,000 करोड़ फिर कर्ज लिया आप। 2,41,375 करोड़ और 25 रुपए कर रसोई गैस पे राजस्व बढ़ा दिया व्यय आपने। अंतर्गत कहीं बढ़ा दिया 1,72,971 करोड़ की क्या हालत है? गैस तथा डीजल और पूंजीगत पेट्रोल की। व्यय अंतर्गत 44,152 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 1,12,521 करोड़ है। विभागवार बजट अनुमान खंड 1 में उपलब्ध है। शुद्ध लेन देन वर्ष 2021-22 की कुल प्राप्तियां 2,15,954 करोड़ तथा कुल व्यय 2,17,123 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 1,169 करोड़ ऋणात्मक है एवं अंतिम माननीय अध्यक्ष शेष महोदय, आप जीडीपी की 5,000 बात कर लो। 5,465 करोड़ का अनुमान है। 7% हमारी सरकार में 9 राजकोषीय स्थिति जीडीपी की वृद्धि हुई थी। आपने घाटा एक साल में 31,000 करोड़ का घाटा कर दिया है। राजकोषीय स्थिति इतिहास में 45,000 करोड़ 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जीडीपी हमने साल भर में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 9.37% कम हुई है वर्ष GDP। 2021-22 में इतिहास में पहली बार आया है जीतू भाई। राजकोषीय घाटे की कोविड में इतिहास में पहली बार सामान्य का बजट लाए हो। 4% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी सुधार निर्धारित किए जाएंगे उसे हम पूरा कर यह अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखकर बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% अनुमानित है। इस वर्ष 8,293 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। इस संबंध में एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षा अनुसार मैं सदन के समक्ष पृथक से वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे बजट प्रस्ताव में हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन को मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक प्रावधान किए हैं। साथ ही सभी जनहितैषी व विकासोन्मुखी योजनाओं को निरंतर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान रखे हैं। मुझे यह स्वीकार करने में भी कतई संकोच नहीं है कि प्रदेश के विकास व समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना शेष है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हम निरंतर सकारात्मक रहते हुए अपना श्रेष्ठ देते रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस पुनीत कार्य के लिए जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है, उस कार्य को हम सभी ईमानदारी व निष्ठा से पूर्ण करेंगे। बजट कह रहा है, नित्य हूं, निरंतर हूं, निराकार में साकार हूं, धर्म हूं, कर्म हूं, विकास का आधार हूं, जीवन उमंग का तान हूं, सर्वहारा का ध्यान हूं, शक्तिपति शक्तिमान हूं, सपनों का संसार हूं, युक्त नियोजन का विचार हूं, राजकोष की पहचान हूं।
पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आपने महोदय। 20,000 करोड़ आपने जीडीपी की राशि कम कर दी है। महोदय। व्यक्ति आपने 4,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय आपने कम कर दी है। महोदय। आप हमारी सरकार की तुलना में कहीं भी नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। महोदय यह माननीय बजट महोदय यह बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धरोहर है, जो कि हमें हमारे दायित्वों का निरंतर बोध कराता रहेगा। यह बजट प्रदेश में खुशनुमा माहौल दे, खुशी दे, स्फूर्ति दे, स्वस्थ मन व तन दे, उर्वर ऊर्जा दे। इसी मंगल कामना के साथ प्रदेश की जनता को समर्पित है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का बजट पेश हो चुका है और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया है। और आपको अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2021-22 के आय व्यय के उपस्थापन के साथ साथ मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2021-22 सदन के समक्ष रखता हूं। मैं आय व्यय और सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 20 से 21 नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 2 मार्च 2021 को सायंकाल 5 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है। विधानसभा की कार्रवाई सदन की सर्वसहमत से गुरुवार दिनांक 4 मार्च 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित। तो आपको बता दें 2,41,375 करोड़ का बजट पेश किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में कोई नया कर लगाने का प्रावधान नहीं है, किसी भी कर की दर में वृद्धि नहीं की गई है। तो बजट पेश हो चुका है जिस पर निगाहें टिकी हुई थी। राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ अनुमानित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहला ई बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बजट पेश किया और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं किस सेक्टर को क्या क्या इस बजट के जरिए दिया गया है। शिक्षा के सेक्टर पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर सीएम राइज योजना को लेकर ये बजट, जिसमें 9,200 स्कूलों को अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, 24,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से समझौते किए जाएंगे, ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में आपको बता दें एमएससी नर्सिंग सीट की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यानी कि मेडिकल कॉलेज की सीटों में वृद्धि की जाएगी। 22-23 तक एमबीबीएस सीटों की संख्या 3,250 होगी, जिसमें एमएससी नर्सिंग की सीट लगभग 320 इनकी संख्या होगी। बीएससी नर्सिंग की सीट में 850 की संख्या से किया जाएगा। गैस पीड़ितों की पेंशन फिर से शुरू की जाएगी। जबलपुर ग्वालियर में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 9 मेडिकल कॉलेज, इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अपराधों को लेकर भी इस बजट में घोषणा की गई है। महिला अपराधों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में महिला थानों की शुरुआत की जाएगी। लापता बच्चियों के लिए इस वक्त मध्य प्रदेश में मुस्कान अभियान जारी है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक जन चेतना के सम्मान कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। महिलाओं के लिए अपराध रोकने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। 2,441 किलोमीटर की सड़कें और 65 नए पुल निर्मित किए जाएंगे। विकास कार्यों को किए जाएंगे। 5 नए रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे। इसके साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। दूसरी तरफ किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास बातें हैं। किसानों के लिए क्या है? बंजर बेकार जमीन को उर्वरक बनाया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। 1000 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। चना मसूर खरीद के लिए भुगतान किया गया, ये सरकार की तरफ से इस बजट में कहा गया है। इसके साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट पर जोर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। गेहूं दलहन के लिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, ये भी कहा गया। वहीं
तो आपको बता दें 4 मार्च तक के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है सदन को। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर इस पर फोकस होगा, तो वही कुछ हमें इसमें नजर आया है। इस बजट में वही कुछ दिखाई दिया है। जल जीवन मिशन के लिए 5,962 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यूडी का बजट 341 करोड़ रुपए। इसके साथ ही 24,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। नर्मदा घाटी विकास के लिए 3,680 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। शिक्षा पर खास फोकस सरकार ने इस बजट में दिया है। तो ये बजट की 20 बड़ी बातें हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। हर घर नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। नर्मदा घाटी विकास के लिए 3,680 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दूसरी तरफ नर्मदा बेसिन के लिए 300 करोड़ रुपए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए इस बजट में 341 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 105 आरओबी बनाए जाएंगे। रेलवे ओवरब्रिज, इनका निर्माण किया जाएगा। 2,441 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि 2,441 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। 24,220 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 220 स्कूल सर्व सुविधा संपन्न बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को फ्री परिवहन की सुविधा भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए फिर से पेंशन को शुरू किया जाएगा। सीएम तीर्थ योजना जो कि बंद हो गई थी, बजट में इसे फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। नई सीएम फसल उपार्जन योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा। ये बड़ी बात है इस बजट की। इसके साथ ही निवेशक प्रोत्साहन योजना के तहत 1,437 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा। ये घोषणा बजट में की गई है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। ये भी बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है। इसके साथ ही उद्योगों के लिए 30 दिन में मंजूरी मिलेगी। लंबा परेशान नहीं होना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। मेट्रो पर फोकस किया गया है। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ का प्रावधान। जल जीवन मिशन के लिए 5,962 करोड़ का प्रावधान। तो ये बड़ी बातें आपको इस